हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। दोस्तों, आपको पता होगा कि IBMTS या फिर जो सिक्योरिटी असिस्टेंट का पेपर होता है उसका फॉर्म अभी भरा जा रहा है, यानी कि अभी वैकेंसी उसकी आई हुई है और रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म लिया जा रहा है। ठीक है, तो ऑनलाइन अगर आपने भी अप्लाई नहीं किया है इसके लिए और अगर आप 10th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, एज क्राइटेरिया बस आप देख लीजिएगा। पेपर इसका कैसा होता है इस वीडियो में बताऊंगा, यानी कि पेपर में जैसे अगर मैथ्स की मैं बात करूं पर्टिकुलरली तो IBMTS का जो पेपर होता है इसमें मैथ्स के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10th लेवल के हिसाब से अच्छा जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो अच्छा होता है। ठीक है, 10th लेवल के हिसाब से इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि काफी लोग ढूंढ रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं कि IBMTS से करा दो, और इसमें 6 ही शिफ्ट हैं तो मैंने सोचा कि चलो शिफ्ट वाइज सोल्यूशन इसका कर ही देते हैं। ठीक है, इसके अलावा सीपीयू का मैं चैप्टर वाइज सोल्यूशन कर रहा हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए, उसमें मैंने ज्योमेट्री कवर कर दिया है, आपका अलजेब्रा कवर कर दिया है। ठीक है, और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जो उसमें मैंने कवर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से जाके देख लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए और मेनली एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एग्जाम जो हुआ था दोस्तों वो 23 और 24 मार्च को पूरे तीन तीन शिफ्टों में हुआ था, यानी कि टोटल 6 शिफ्ट हुए हैं। तो 23-24 मार्च को पेपर हुआ था और इसमें जो दोस्तों हम सॉल्व कर रहे हैं पार्टिकुलरली, यहाँ पर एग्जाम डेट ये नहीं होना चाहिए। इसमें हम 23 मार्च 2023 का पहला शिफ्ट यानी कि फर्स्ट शिफ्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिए एग्जाम डेट जो है वो 23 मार्च 2023 पहला शिफ्ट। ठीक है, तो चूंकि ये लेटेस्ट पेपर है एमटीएस का और अभी आप फॉर्म भर ही रहे हो तो आपको ये जरूर देखना चाहिए। इससे आपको एक अंदाजा मिलेगा कि जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएगा आपको, तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको लैंग्वेज को लेके। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और साथ ही साथ कमेंट कर दें। आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ 15% ऑफ 55% ऑफ अ नंबर इज 2475, देन 51% ऑफ दैट नंबर इज। अब देखो कि ये कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है। अच्छा हाँ, ये भी तो यार देखो यहाँ पे एक डेसिमल रह गया था, तो ये डेसिमल हम यहाँ से हटा के यहाँ ले लेते हैं। ये डेसिमल यहाँ से हटा के हम, चलो मिटा देता हूँ मैं, यहाँ से हटा दिया हमने और डेसिमल आ गया आपका यहाँ पे। अब अगर मैं काट देता हूं, इसको काटने लायक तो नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर काट भी सकते हैं हम। ठीक है, अनुमानित पूछ रहा है और ऑप्शन भी दूर दूर है। तो मैं अगर इसको 7.5 मानता हूं तो ये 3 से कट जाएगा, 25 75 यानी कि 2.5 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 154 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 चौके 100, 25 बचे 125 और 25 एक बार में, इनको ऐड करोगे तो 0 5 5 2 7 और 1 8 और 2 और 1 3। तो ये लगभग 3.8 आ रहा है और 3.8 जो है वो सबसे ज्यादा किसके करीब है, 4 के। तो आंसर जो आएगा वो 4 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो गिवन है, इफ अशोक एंड कौशिका work together then they can complete a piece of work in 20 days. However, if Ashok works alone and complete half of the work and then Kausika takes over the task and completes the second half of the task. अब ये कह रहा है कि द टास्क इज कंप्लीटेड इन 45 डेज, यानी कि ये कह रहा है कि देखो दोनों मिलके अगर काम करते हैं तो 20 दिन में काम खत्म होता है, लेकिन क्या है कि अशोक आधा काम करता है और फिर बाकी के आधा काम कौशिका करती है, तो ऐसे में काम 45 दिन में खत्म होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल अशोक टेक टू कंप्लीट द टास्क इफ ही वर्क अलोन, यानी कि अगर वो अकेले काम करें तो कितना दिन में काम पूरा होगा। कौन, अशोक अकेले काम करे, तो ये कह रहा है, ये भी मानना है कि कौशिका जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है अशोक से, यानी कि अधिक काम कर सकती है अशोक से। देखो जो सबसे आसान तरीका मुझे दिख रहा है ना इस क्वेश्चन को करने के लिए, वो मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं दोस्तों। एक तो दिया है कि अशोक और कौशिका साथ में 20 दिन में काम करते हैं, लेकिन अगर वो पहला आधा काम जो है वो अशोक करे, देखो आधा काम अशोक करे और आधा काम अगर कौशिका करे, तो ऐसे में 45 डेज लग जाते हैं। अब अगर मैं ये करूं कि ठीक है इनको अकेले अकेले ही पूरा काम करने दो, यानी कि ये भी पूरा काम कर ले। ठीक है, ये पूरा काम अगर कर ले दोस्तों ए, और ये भी पूरा काम कर ले, कौशिका भी पूरा काम कर ले, तो ऐसे में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऐसे में 90 डेज लग जाएंगे। ठीक है, यानी कि 90 दिन में दोनों पूरा पूरा काम करेंगे। और वैसे काम तो 2 बार हो जाएगा, लेकिन दोनों को अगर पूरा पूरा काम करना हो तो 90 दिन लगेंगे। ठीक है ना,
अब यहां से एक चीज क्लियर है कि अगर हम अशोक के अलग ये अकेले काम करें तो कितना दिन लेगा और ये अकेले काम करे तो कितना दिन लेगा, दोनों दिन को अगर हम जोड़ दें तो 90 दिन आना चाहिए। क्यों? अब यहां से अगर मैं बोलता हूं आपको, मान लो कि चलो अब ऑप्शन चेक करते हैं। पहले ऑप्शन के हिसाब हमसे पूछा जा रहा है इसमें कि देखो अशोक 90 दिन टोटल है, और हमें पता है कि अशोक कम कुशल है और कौशिका ज्यादा कुशल है, तो कौशिका को कम टाइम लगता होगा। तो पहले ऑप्शन में 30 दिन लिखा है, तो अगर हम मान लें कि कौशिका को 30 दिन लग रहे होंगे तो ऐसे में अशोक को 60 दिन लगेगा, क्योंकि टोटल 90 दिन है। लेकिन अब हमें ये वेरीफाई करना होगा कि क्या ये 30 दिन और ये 60 दिन दोनों मिलकर अगर काम करें तो 20 दिन में काम हो पाएगा। तो मैं चेक कर लेता हूं कि देखो ये 30 और 60 है, तो टोटल वर्क मैं मान लेता हूं 60 यूनिट, और ये 30 दूना 60 और ये 60 एकम 60, यानी कि दोनों मिलके काम करेंगे तो 60/2 और 1 3, यानी कि 20 या 60, देखो 20 दिन आ जा रहा है। इसका मतलब कि 30 सही है, लेकिन 30 किसके लिए हमने माना था? 30 हमने कौशिका के लिए माना था। कारण क्या था? क्योंकि कौशिका ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, तो अगर कौशिका को 30 दिन लगते हैं, इसका मतलब अशोक को 60 दिन लगते होंगे, और 60 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, और यही तरीका यहाँ पर ज्यादा जल्दी सॉल्व करवाएगा। अगला सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो पहले हम इसको आ, आप चाहो तो इतने को पहले सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखो 3 तिया 9 है, इस सबके जगह पर मैं एक ही चीज लिखता हूँ, 3 तिया 9 और 7 चौके 28। ठीक है, अब ये हो गया 5/7, और मल्टीप्लाई अगर इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखें तो ये 28/9 आ जाएगा। 7 चौके 28, यानी कि 5 चौके 20/9 आ गया। इनकी अगर मैं बात करूं अलग से, तो ये 4 दूना 8 3 11/4 है, और नीचे 6 5 11/6 है। और डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई लिखूं तो ये 8/7 हो जाएगा। ठीक है ना? और फिर ये बाकी के चीज जैसे हैं वैसे रहेंगे, ये ध्यान रखिए। ये आपका इनको ऐड कर सकते हैं आप, तो ऐड करोगे तो 4 और 3 7/4 ये आएगा। अच्छा, ये कितना होगा? ये वाला वैल्यू 11/4 और गुना में 6/11 और गुना में 8/7 और गुना में 7/12। ये कितना आ गया? यहां से अगर आप काटते हो तो 7 से 7 कट गया, 11 से 11 कट गया, और 4 दूना 8 और 2 छक्के 12 और 6 से 6, ये पूरा ही कैंसिल आउट होके 1 आ गया। अब देखो यहां से यहां तक 1 आ गया है, 1 और प्लस ये 20/9 था ही, तो ये 20 और 9 29/9 आ गया, यानी कि ऑप्शन दूसरा जो है सेवेंथ का वो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आठवें में भी आपको सिंप्लीफिकेशन ही पूछा गया है। ये देखो यहाँ पर 4 है, 4 होने का मतलब कि जब ये रूट अंडर के अंदर कोई भी वैल्यू 4 टाइम्स सेम सेम आएगा, तब उसमें से एक को बाहर करेंगे। आपको ये पता है कि देखो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 का आधा 4 हो गया। ठीक है ना? यानी कि आप अगर इसको ऐसे भी चाहो तो लिख लो कि 81/10 के पावर 8 है, और हमें 4 सेम रहेगा तब एक चीज को निकालना है। तो इस 81 को मैं 3 to the power 4 लिख सकता हूं, और 10 के पावर 8 को 10 के स्क्वायर का पावर 4 लिख सकता हूं। क्यों? तो ये 3 के पावर 4, ये 4 बार हो गया, तो एक बार 3 बाहर आ जाएगा, और 10 का स्क्वायर 4 बार है, तो 10 का स्क्वायर यानी 100 बाहर आ जाएगा, तो 0.03 तो ये हो गया। वैसे ही इसकी वैल्यू आप निकाल लो। ठीक है ना? अब ये हमने कैसे निकाला देखो, 100 क्यों रह गया? क्योंकि हमें 4 से निकालना था, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 था, तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया डायरेक्ट, 4 दूना 8, तो 2 जीरो यहाँ पे बचा नीचे। वही काम हम यहाँ पर करेंगे। 256 आपको पता है कि 4 के पावर 4 है, तो ये केवल 4 आएगा, और यहाँ पर डेसिमल कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यहाँ भी 100 आएगा, यानी ये 0.04 आएगा। और 625 का होता है 25, ये 25 का स्क्वायर रूट है, तो ओवरऑल आ गया 25 और प्लस 0.03 और प्लस 0.04, तो ये आ गया 25.0 और 4 3 7, 25.07। अच्छा, ये किसी भी ऑप्शन में, अच्छा यहाँ माइनस था इसीलिए ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ माइनस होने का मतलब हम इसको ऐसे लिखते हैं। देखो माइनस होने का मतलब है कि ये वैल्यू जो आया था आपका 0.03 और माइनस 0.04 और प्लस का 25, तो आंसर 25 से छोटा आएगा। 0.07 25 में से कम करना होगा, 07 नहीं, इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस में आएगा 0.01, तो ये आपका आ जाएगा 24.99, यानी कि ऑप्शन दूसरा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, सुरेंद्र के पास एक निश्चित मूल्य वाली संपत्ति है, वह अपनी संपत्ति का 60% अपनी पत्नी को दे देता है, शेष संपत्ति का 75% पुत्री को, और विद्यमान शेष जो संपत्ति है वो एक ट्रस्ट को दे देता है। यदि वह ट्रस्ट को 6 लाख रुपए की संपत्ति देता है, तो उस संपत्ति का मूल्य क्या होगा जो वह अपनी पुत्री को देता है? देखो मैं ये मान के चलता हूं कि अगर टोटल उसके पास एक्स थे,
तो उसका 60% अपनी पत्नी को दे दिया। अगर 60% पत्नी को दे दिया तो उसके पास कितने बच गए? 100 में से 60 माइनस कर दो, उसके पास 40% रह गए। इस 40% में से 75% वो अपनी पुत्री को दे देता है। अगर 75% पुत्री को दे दिया तो बच गया 25%। और ये जो बची हुई राशि है, यही आपको यहाँ पर दे रखा है कि यही चीज 6 लाख है, और जिसको वो ट्रस्ट को दान में दे देता है। यहां से अगर आप काटते हो तो ये कटेगा, देखो 25 चौके 100, और फिर ये एक जीरो, यानी कि ये ओवरऑल 1000 है। तो 1000 से 3 जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 6 पर 2 जीरो, और इस पर 2 और 2 जीरो, और ये x यानी कि ये उसकी टोटल संपत्ति है। लेकिन वह अपनी पुत्री को कितना देता है? वो इसका 60% का 75% देता है, यानी कि ये x है तो इसका 60% अपनी पत्नी को दे दिया, यानी कि 40% बच गया, और जो 40% बचा इसका 75% अपनी पुत्री को देता है। अब इससे मतलब नहीं है, हमने डायरेक्ट निकाल लिया। तो 2 और 2 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बच गया अपने पास 600, और गुना में 75 चौके होता है 300, और गुना में ये एक जीरो एक और, तो 6 तिया 18 पर 3 और 2 5 जीरो, यानी कि 18 लाख रुपए उसने अपनी पुत्री को दिया है, जो कि काबिल तारीफ है। क्यों? 18 लाख रुपए कम नहीं हुए। आगे बढ़ते हैं, अब अगले प्रश्न पे आते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। मैं 10 किलोमीटर मैं तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, मैं 10 किलोमीटर की चाल से चलता हूं और 2 घंटे में एक दूरी तय करता हूं। अगर मैं चाल दोगुनी कर लूं तो कितना जल्दी पहुंचूंगा? देखो भाई, चाल अगर डबल होगा तो टाइम आधा लगेगा, सीधी सी बात है, यानी कि 1 ही घंटा लगेगा। तो 60 मिनट जल्दी पहुंच पाएंगे हम। क्यों? सीधा सवाल था, ये तो आसान सवाल निकला। और देखो, वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो आप जरूर से वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस एमटीएस वाला ये सोल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं तो बहुत लोग इंतजार में बैठे हैं कि इसको छोड़ के और हम कोई और सोल्यूशन करा दें। ठीक है, क्योंकि ये कम था और ये अभी फॉर्म भी भरा जा रहा था, अभी मैं सॉल्व करा दूंगा तो सब लोगों के पास टाइम भी अच्छा खासा मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, इसलिए मैंने ये करा दिया। 5 क्रमागत सम संख्याओं को अवरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में क्रमशः 6 8 और 10 जोड़ा जाता है, और अंतिम दो संख्याओं में प्रत्येक में 13 जोड़ा जाता है। तो नया जो योगफल आता है वो प्रारंभ में दी गई क्रमागत सम संख्याओं के योगफल का 120% हो जाता है। तो इन 5 संख्याओं में से दूसरी सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा? देखो, कैलकुलेशन बढ़ा दिया, टाइम टेकिंग बना दिया क्वेश्चन। सबसे पहले हम 5 क्रमागत सम संख्याएं मान ही लेते हैं। लेट से कि पहली जो इवन नंबर है वो x है, तो अगली x+2, फिर अगला x+4, फिर अगला x+6, और फिर x+8, ऐसे करके 1 2 3 4 5 संख्याएं हमने मान ली। अच्छा, अब बताओ इनका योगफल फिलहाल कितना है? योगफल या तो सबको ऐड कर लो आप, या डायरेक्ट एवरेज इनटू नंबर भी कर सकते हो। एवरेज मिडिल नंबर हो जाए, क्योंकि ये सेम गैप पे चल रहा है, तो मिडिल नंबर एवरेज हो गया, यानी x+4 और इनटू का ये 5 संख्या है, तो ये योगफल हो गया। इट मीन्स दिस इज द सम ऑफ दिस गिवन नंबर्स। ठीक है, ये पहले का सम हो गया। अब कह रहा है कि अगर इनमें 6 और 8 14, 14 और 10 24, 24 और 13 दूना 26, इसमें 50 अगर बढ़ा दें तो ये इसी सम का, यानी कि x+4 इंटू 5 का 120%। 120% का मतलब 6/5, 20% बढ़ाना तो 5 पे 1 बढ़ाना, यानी 6/5 हो जाता है। अब यहां से अगर मैं 5 से 5 काट दूं, देखो ये 6 बार x+4 है, ये 5 ही बार x+4 है, तो एक बार x+4 की वैल्यू 50 आ गया और x की वैल्यू आ गई 46। तो हमें बोल रहा है कि सेकंड जो लार्जेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर बताओ। सेकंड लार्जेस्ट नंबर ये है। ठीक है, तो ये x+6, अगर x ही 46 है तो x+6 46, और 6 52 हो गया, इसका स्क्वायर कितना होता है? 2704। तो ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल है, घनाभाकार टैंक के आधार का क्षेत्रफल है आपका 8400 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें भरे हुए पेट्रोल का आयतन 10.2 घन मीटर है। टैंक में पेट्रोल की गहराई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आयतन दिया हुआ है। घनाभ का आयतन होता है L गुना में B गुना में H। अब L गुना में B तो आपको दिया ही है, यहाँ पर एरिया में एरिया L गुना B ही होता है, तो आप 8400 रख सकते हो इसके जगह पर, और इंटू का हाइट जो कि हमें बताना है, और ये दिया है 10.2 मीटर। अच्छा, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन ये क्यूब है तो 100 के क्यूब से मल्टीप्लाई करना होगा। इट मीन्स 100 और फिर 100 ये लगाना होगा, और यहाँ हाइट की वैल्यू अब कैलकुलेट करना है। पहले ये डेसिमल से ये जीरो कट गया, ठीक है, फिर इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गया, अब बच गया ये 102 और ये 84। ठीक है, तो h की जो वैल्यू आ गई दोस्तों, ये आ गई 102 पे 3 जीरो और डिवाइडेड बाई 84। ठीक है ना,
अब अगर मैं इसको 12 से काटूं तो ये 12 से कट जाएगा, 12 से कटेगा, 12 अट्ठे 96, फिर 6 और 0, 12 25 60 के 2 जीरो और बटा 7, 7 से डिवाइड करूं तो ये 7 एक बार में आ जाएगा, फिर 1 और 5 तो 7 दूना 14, फिर 1 और 0 तो 7 एक बार में। तो 1 to 1 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट होता है जो कि है ऑप्शन थर्ड। तो हमने शुरू के तीसरे डिजिट से ये पता कर लिया कि जो राइट आंसर होगा 12 का वो थर्ड होगा, बाकी अदरवाइज कैलकुलेशन बढ़ सकता था। एल जो है वो एम के बराबर, सॉरी एम का 6/5 है और एम एन का 5/8 है, तो एल और एन का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। एल और एन का रेशियो पूछ रहा है, कोई बात नहीं। देखो यहां से एल की वैल्यू आपको पता ही है कि ये 6m/5 है, और यहां से एन की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 8, इधर आएगा तो ये 8m/5 होगा, राइट। अब यहां से एल और एन का अगर रेशियो निकालोगे तो एल है 6/5 इंटू एम, और एन जो है वो है 8m और बाई 5। कैंसिल आउट करोगे तो ये 5 से 5 और m से m, और ये 3 दूना 6 और ये 4 दूना 8, तो 3 और 4 आएगा, जो कि ऑप्शन दूसरे में है, 13 का 2, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, विलियन ए और बी में अम्ल और जल का अनुपात 4:5 और 5:7 है, ठीक है। 3 लीटर ए को 5 लीटर बी के साथ मिलाया जाता है, इस विलियन के 960 मिलीलीटर में कितना अम्ल मिलाया जाए कि परिणामी घोल में अम्ल और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए, ठीक है ना। देखो सबसे पहले ये कह रहा है कि ए जो है इसमें एसिड और वाटर का रेशियो अगर मैं लिखूं, ध्यान से समझना, तो 4:5 है, और बी में एसिड और वाटर का रेशियो 5:7 है, ठीक है। अब कह रहा है कि इन दोनों का पहले का 5 लीटर और दूसरे का, सॉरी पहले का 3 लीटर और दूसरे का 5 लीटर मिक्स करके एक आपको सॉल्यूशन तैयार किया गया, और उस सॉल्यूशन के 960 ml में कितना एसिड मिलाया जाए कि परिणामी घोल में अम्ल और जल का अनुपात इतना हो जाए। तो उसमें पहले हम रेशियो निकालेंगे कि उसमें एसिड और वाटर का रेशियो क्या रहा होगा। देखो ये टोटल है 5 और 4 9, और ये टोटल है 7 और 5 12। तो पहले हमें सेम करना होगा, तो इसको हम 9 चौके 36 और 12 तिया 36 करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करना होगा सेम करने के लिए। लेकिन इसमें यह भी कह रहा है कि ए का 3 लीटर मिलाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और बी का 5 लीटर तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर कुछ कैंसिल आउट होने वाला है तो आप इनमें से काट भी सकते हो। तो देखो 3 से 3 काट दिया, यानी 4 से इधर मल्टीप्लाई करना है और इधर 3 से, 4 से करोगे तो 4 पचे ये 20 हो गया, और ये हो गया 4 चौके 16 पहले होगा ना, 1 मिनट, ये हो गया 4 चौके 16 और रेशियो 4 पचे 20। इधर 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 पचे 25 और 5 सत्ते 35। अब इनको ऐड करो तो जो सॉल्यूशन पहले रेडी होता है ना, यहाँ पे जो सॉल्यूशन बन रहा है उसमें आपका एसिड और वाटर का रेशियो निकलेगा, तो ये 6 5 11, 2 1 3 और 1 4, 41, और ये आ गया 3 और 2 5 यानी कि 55, ये रेशियो आ गया। अब ये कह रहा है कि इसके 960 ml में कितना एसिड मिलाया जाए कि रेशियो 1:1 हो जाए, ठीक है ना। तो यहां से आप ये चीज कह सकते हो कि इसका जो टोटल सम है दोस्तों, आप यहां से अलग अलग भी कर सकते हो या फिर ऐसे निकाल सकते हो आप। अब डायरेक्ट आप यहां से ये देखोगे कि लास्ट में जो रेशियो चाहिए वो आपको चाहिए 1:1 का, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या मिलाया जा रहा है, आप बोलोगे कि इसमें कह रहा है कि कितना एसिड मिलाया जाए। एसिड मिलाने का मतलब कि वाटर कांस्टेंट हो गया, ये वाटर है और ये एसिड है, तो वाटर कांस्टेंट है तो दोनों को हम वाटर के बराबर बना देते हैं। वाटर 55 है तो इसको 55 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना बनेगा आपका, यहाँ ये भी 55 बन जाएगा और ये भी 55 बन जाएगा। अब बताओ एसिड कितना बढ़ गया, पहले 41 था, 55 तो 14 यूनिट बढ़ गया, ठीक है। तो 14 से कितने वाला आंसर होगा, जो 14 से डिवाइड हो जाए। या आप यहां से टोटल सम कर सकते हो कि ये टोटल 96 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 960 ml दिया है, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पे एक जीरो बढ़ा, इस पे भी एक जीरो बढ़ा, तो 140, बस। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, लेकिन मुश्किल नहीं था उतना। दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, वे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 28 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती हैं, वे एक दूसरे को 24 सेकंड में पार करती हैं, उनकी चालों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। दोनों का जो स्पीड है उनका रेशियो बताना है। आपको पता होगा दोस्तों कि जब भी प्लेटफॉर्म को कोई ट्रेन पार करती है तो जो डिस्टेंस होता है वो प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ, और अगर किसी वो हाइट वाली चीज को क्रॉस करती है जैसे पोल को या किसी पर्सन को, तो वैसे में ट्रेन की लेंथ ही डिस्टेंस हो जाती है। देखो चूंकि हमें इनकी स्पीड का रेशियो बताना है, ठीक है, तो स्पीड का रेशियो बताना है, तो मैं मान ही लेता हूं कि पहली ट्रेन का जो स्पीड है वो x है और दूसरी ट्रेन का जो स्पीड है वो y है, ठीक है।
अब ये 28 सेकंड में अगर पर्सन को पार करेगी तो पहले का लेंथ कितना हो जाएगा, 28 इंटू एक्स, यानी कि टाइम इंटू स्पीड। ठीक है, तो ये इसका लेंथ आ गया। दूसरी ट्रेन का लेंथ कितना आ जाएगा, ये 10 सेकंड में पार करती है वाई के स्पीड से, तो ये 10 वाई इतनी दूरी चली होगी। अब जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐसे में 24 सेकंड इनको लग जाता है। ठीक है, तो 24 सेकंड कब आता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन के केस में हम या तो डिस्टेंस निकाल लें या टाइम ही निकाल लें। टाइम भी अगर देखो, डिस्टेंस अगर निकालोगे तो दोनों को अपने लेंथ के बराबर डिस्टेंस चलना होगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस अगर उस केस में मैं निकालूं, तो आप बोलोगे कि डिस्टेंस जो आएगा वो यहां से या तो इनका लेंथ ऐड कर लो आप, 28x और प्लस 10y, या फिर आप देख लो कि 24 सेकंड में वो अपनी रफ्तार से उनके सम लेंगे, हम उनका जो स्पीड होगा उसका सम लेंगे। क्यों सम लेंगे, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, गिवन नहीं है तो हम अपोजिट मान के चलेंगे, ये समझिए। ठीक है, तो ये x प्लस वाई हो गया। अब यहां से आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, ये 24x है, 28x में से 24x माइनस होगा तो 4x, और ये 24y है तो 10y जाके 24y में से माइनस होगा तो 14y। तो x और y का जो रेशियो आएगा 7 गुना 14 और 2 गुना 4, 7/2, यानी कि ऑप्शन 4। ठीक है, अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस रुपीज एट 5% पर एनम फॉर 15 मंथ्स। देखो, आप यहां पर सीधे सीधे फॉर्मूला ही लगा लो, P इंटू आर इंटू टी। तो P है 3660 इंटू आर है 5 और टाइम है 15 महीने डिवाइडेड बाई 100। ये मंथ है तो इसको आप 12 से डिवाइड कर दो ताकि ये ईयर में कन्वर्ट हो जाए। अब अगर आप काटते हो तो 12 से इसको काट दो, 12 तिया 36 जीरो और 12 पच्चे 60। ठीक है ना, और आप इसको काट लो, 3 पच्चे 15 और ये 20 पच्चे 100 और ये 5 चौके 20। तो ये कितना आ गया आपका, 5 तिया 15 और 3 एकम 3, इतना बटा, नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो गया, 12 तिया 36 जीरो, 12 पच्चे 60। ठीक है, और ये 5 से कट गया, 20 पच्चे 100 और 3 पच्चे 15 और 4 पच्चे 20। तो नीचे बस 4 ही आया ना, नीचे बस 4 आया। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो 4 से, तो 4 सत्ते 28 कट जाएगा, नहीं 7 भी नहीं है ऑप्शन में। अच्छा, ये मल्टीप्लाई गलत हो गया ना, 3 तिया 9 होगा, यहाँ पर ये 9 होगा। 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूना 8, एक और एक, तो 4 तिया 12 तो नहीं कटेगा, फिर से 4 दूना 8 ही कटेगा, तो 2 2 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन 4 है। ठीक है, जो भी ऑप्शन 2 2 से स्टार्ट होगा वो आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ये कह रहा है कि द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट्स नंबर विच आर डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5, यानी कि ऐसे जितने भी नंबर हैं जो 3 और 5 से कटते हैं और वो 4 डिजिट के नंबर हैं, तो उनका सम बताना है हमें। अब एक चीज बताओ मुझे कि 4 डिजिट का सबसे पहला नंबर कौन सा होता है। आप बोलोगे कि 1000 होता है। सबसे आखिरी नंबर क्या होता है, 9999। ठीक है, दिस इज द लास्ट 4 डिजिट नंबर। अब यहां पर क्या कह रहा है कि हमें ऐसा नंबर का सीरीज चाहिए जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होता हो। अच्छा बताओ, क्या ये 3 और 5 से डिवाइड होता है, नहीं होता है बिल्कुल। 3 और 5 से डिवाइड कौन सा होगा, जो 3 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए। 5 से डिवाइड होने का मतलब लास्ट डिजिट 0 या फिर 5 चाहिए। ठीक है, 3 से डिवाइड होने का मतलब डिजिट का सम 3 या फिर इसका कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो, 1000 के बाद 1001 5 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में हमें 5 या 0 चाहिए। 1002 भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 4 भी नहीं कटेगा। 1005 5 से डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज लास्ट डिजिट जो है वो 5 है। क्या ये 3 से कटेगा, आप ऐड कर लो, 5 और 1 6, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स दिस इज द फर्स्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3 एंड 5। ओके, तो हम पहला नंबर मान लेते हैं, ये अपना पहला नंबर हुआ। ठीक है, ऐसे ही अगला अब 15 बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 5 या 15 से डिवाइड होने वाला है। तो अगला आप चाहो तो ये 1020 बता सकते हो और ऐसे आगे बढ़ सकते हो, लेकिन हमें लास्ट वाला चाहिए। अब लास्ट वाला, इसमें से लास्ट हमें ढूंढना पड़ेगा जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होता हो। अब फिर से 5 से डिवाइड होने का मतलब लास्ट डिजिट हमें 0 या 5 चाहिए। तो इससे छोटा में आओगे तो आप 999 और यहाँ पे ये जो लास्ट 9 है यहाँ पे 5 रखोगे, या फिर 999 यहाँ पे 0 रखोगे। और नीचे आ सकते हो आप, पहले इसमें चेक कर लो कोई 3 से डिवाइड हो रहा है। देखो, ये सारे 9 3 से कट रहे हैं, लेकिन ये नहीं कट रहा। इसका मतलब ये 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। क्यों, बिकॉज यहाँ 999 तो 3 से कट रहे हैं और 0 तो सबसे कटता है। इट मीन्स द लास्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5, वो क्या है आपका 999 और 0। तो लास्ट जो नंबर आ गया वो 999 और 0 आ गया। बस इनका हमें सम बताना है। सम बताने के लिए आप कई सारे तरीके लगा सकते हो। जैसे मान लो चूंकि ये सेम गैप पे है, तो सम बताने के लिए हम
एवरेज इनटू नंबर का यूज कर सकते हैं। एवरेज कैसे निकालोगे? एवरेज फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 हो जाएगा और इनटू नंबर। लेकिन नंबर कैसे आए? अब नंबर तो पहले निकालना ही पड़ेगा। नंबर निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, या तो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा लो, या इसमें से जो भी कॉमन होने लायक है, चूंकि ये 15 से का मल्टीपल है सब, तो 15 को हम इसमें से कॉमन ले लें तो ये 15 से कटेगा, 15 छके 90 और 15 सत्ते 105, 67 टाइम्स कटा और लास्ट वाला कटेगा 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90 ये। तो हम देखो 6666 में से हम 66 को माइनस कर दें तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि 600 नंबर है। अब आप बोलोगे कि इसमें से 67 को क्यों नहीं माइनस किया? दोस्त इसलिए नहीं माइनस किया क्योंकि 67 को तो हम काउंट ही कर रहे हैं, हमें इससे पहले के सारे डिजिट्स को या नंबर को माइनस करना था, तो 66 को हमने माइनस कर दिया, यानी n की वैल्यू हो गई 600। और एवरेज कैसे निकालोगे? अब आप एवरेज होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट अपने पास ये है, ये लास्ट है, इनको ऐड कर लो तो ये 0 में 5 जोड़ोगे तो 5 ही आएगा, फिर 9 ऐसे ही रह जाएगा, 9 ऐसे ही रह जाएगा और 9 और 1 10, ये और बाई 2, बस ये कैलकुलेट कर लो। अब 2 से इसको काटोगे तो ये 300 बार में कट जाएगा, 300 और गुणा में 10 9 9 5। आप सम के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे। मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये 2 जीरो तो मिलना ही मिलना है, फिर 3 पच्चे 15, लास्ट में 5 मिलेगा, 500 लास्ट में यहाँ है और यहाँ है, ये दोनों नहीं कटेगा। अच्छा 300 होने का मतलब कि आंसर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, क्यों? और ये 5 और 1 6 और 9 9 18 से 24, ये भी 3 से कट रहा है तो आंसर 9 से डिवाइड होना चाहिए, चेक कर लो। अगर अब दो ही ऑप्शन हमारे पास है, क्या ये 9 से कटेगा? देखो 9 से ये कट गया, फिर ये देखो 3 और 2 5 और 5 10 और 8 18, ये 9 से कट रहा है। इसको देखो 9 से कट गया, फिर ये 3 और 1 4, 4 और 5 9, इसमें 2 बच गया, नहीं कटा, तो ऑप्शन दूसरा जो है वो राइट आंसर है। अदरवाइज आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नो इशू। अच्छा क्वेश्चन सा, अगर सोल्यूशन अच्छा लगे तो जरूर से लाइक करें और कमेंट करके बताएं मुझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इफ सम आइटम्स ऑफ क्लोथिंग बॉट एट प्राइसेस, ये प्राइस आपको दिया है इतना से इतने के बीच में है, ठीक है, इतना से इतने की कीमतों तक खरीदा गया और बेचा गया आपके 350 से 550 की कीमत तक। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट दैट माइट बी मेड इफ सेलिंग 12 सच आइटम्स ऑफ क्लोथिंग। देखो कहने का मतलब है कि जब खरीदा गया तो 250 से 400 की कीमत पर खरीदा गया और बेचा गया 350 से 550 पर, और ऐसी 12 वस्तुएं को खरीदे और बिक्री किया गया, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? देखो मैक्सिमम प्रॉफिट कब होता है? आप बोलोगे दोस्तों मैक्सिमम प्रॉफिट होने के लिए हमें सीपी को मिनिमम करना होगा, जितना कम से कम हो उतना में खरीदा जाए, और एसपी को हमें मैक्सिमम करना होगा, यानी कि जितने से अधिक में बेच दिया जाए। तो सीपी सबसे कम कितना हो सकता है? 250 हो सकता है। तो सीपी मैं मान लूंगा दोस्तों कि 250 और गुना में ऐसे 12 वस्तुएं हैं। हालांकि 12 वस्तुएं हैं तो ये वस्तु, अच्छा पैसे में पूछ रहा है तो वस्तुओं पर ये निर्भर करता है, ठीक है। अच्छा आप एसपी की बात करें, एसपी कितना हो सकता है? एसपी मैक्सिमम रखना है तो हम 550 रख सकते हैं, 550 अगर रख दें ऐसी 12 वस्तुएं की, इनका डिफरेंस ले लो, वही तो आपका होगा ना प्रॉफिट। मतलब क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, तो ये हो गया इनका डिफरेंस। अगर लेते हो तो 12 में कॉमन ले लूंगा और अंदर इसको माइनस कर लो आप, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0 और 5 में से 2 गया 3। तो 12 या 3600 रुपए का मैक्सिमम लाभ हो सकता है। 18 का पहला जो है वो सही उत्तर है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। ये कह रहा है कि 15,000 रुपए की राशि, यार यहां पर लगता है इंग्लिश हिंदी दोनों अलग अलग है ना, लेट मी चेक। ठीक है, यहाँ पर ये तो चेंज हो ही चुका है तो मैं इसको इंग्लिश में ही बता देता हूँ आपको। देखो प्रिंसिपल आपको गिवन है 15,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिस इज ऑल्सो गिवन 18% पर एनम, राइट। टाइम दिस इज 3 and 2/4 years, और हमसे सीआई पूछ रहा है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज, ये सीआई पूछ रहा है। तो देखो सीआई निकालना है दोस्तों, कैसे निकालोगे? सबसे पहले 18% आपको गिवन है, चलो प्री मेथड ही यूज कर लेते हैं। कैलकुलेशन डेफिनेटली ज्यादा होने वाला है क्योंकि रेट जो दिया है वो भी कॉम्प्लेक्स है और टाइम भी कॉम्प्लेक्स ही है। मान लो 15,000 रुपए हमने उधार लिए, पहले साल में हम कितना पे करेंगे? इसका 18%, जो कि सीआई के ही बराबर होगा। इसका 18% कितना होगा? इसका 1% हुआ 150, तो 18% हो जाएगा 18 × 5 = 90 का 0 बच गया 9, 18 और 9 8 17 27, ठीक है। तो 2700 रुपए हो गया 18% इसका, ठीक है ना। तो यहां पर आ गया 2700 रुपए, ये पहले साल में, ठीक है। फिर दूसरे साल में 2700, ये तो आएगा ही। तीसरे साल में 2700 और चौथे साल में भी आपको 2700 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज समझ लो, अब यहां पर अब इस 2700 का
18% यहाँ पर आएगा, तो 2700 का 18% हो जाएगा 27 गुना में 18। ठीक है, 18 सत्ते 126 और 18 दुना 36, तो ये हो गया 6, और 6 और 2 8, 3 और 1 4, तो ये 4 8 और 6 आ गया। फिर यहाँ पर क्या आएगा, इन सबका 18%। ठीक है, इन सबको आप ऐड करोगे तो 27 दुना 5400, और 54 और 4 5886, इसका 18%। तो 18 छक्के हो गया 108, बच गया 10, 18 अठे 144 और 10 154, बच गया 15, 18 अठे 144 और 15 हो गया 169, तो 9 आ गया और बच गया 16, 18 बचे 90 और 16 हो गया 106। और यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, तो इसका 18% हो गया 106, और 9 है तो इसको मैं 70 ले लेता हूँ, चलो इतना आ गया, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, अब इसमें क्या होगा, फिर इन सबका, इन टोटल का 18% यहां लग जाएगा, तो ये 27 या 81 हो गया। इन सबको ऐड कर लो, मैं इनको अभी मिटाता हूं, 1 मिनट देना मुझे। देखो, अब इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो 27 या 81 हो गया, यानी कि 8100, और उसमें इन दोनों को भी ऐड करना होगा, यानी कि 6, फिर आ गया 7 और 8 15 का 5, और फिर हो गया 10 और 4 14 और 1 15, इतना हो गया। इनको ऐड करो और इसका 18% लिखना होगा, तो ये 6 5 5 और 1 6 और 8 और 1 9, इसका 18%, तो 18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 18 छक्के 90 का जीरो बच गया। 18 छक्के 90 नहीं होगा, 18 छक्के 108, बच गया 10, 18 पचे 90 और 10 100, तो जीरो आ गया और हमारे पास 10 आ गया कैरी। फिर 18 छक्के 108 और 10 118, बच गया हमारे पास कितना, 11, तो 18 नब्बे हो गया 162, और इसमें 11 जोड़ोगे तो 2 और 1 3 और 16 और 1 17, और डेसिमल यहाँ आ जाएगा तो लगभग 1738 आया। अच्छा अब यहां पर देखना कि लास्ट जो चौथा साल है, यहां पर हमें टोटल ब्याज नहीं देना है, यहां हमें 2/3 ही देना है इसका, तो इसका 2/3 निकालना होगा टोटल का। तो ये टोटल हो गया 8, फिर 3 और फिर 7 7 14, और 2 1 3 और 1 4। ठीक है, इसका हमें 2/3, 2/4 है ना, 2/4 निकालना होगा, ठीक है ना। 2/4 का मतलब आधा निकालना होगा, तो 2 से इसको काट दो, 22 दुना 44 और 19 दुना 38। फाइनली अब अपना टोटल इंटरेस्ट आ चुका है, जिसमें 2700 चार बार है, तो 27 चौके होता है कितना, 108। ठीक है, तो 108 पर 20, ये आ गया 10,800। इसमें और जोड़ना है 486 और ये 1070, 486 और 1070 हमने जोड़ा था, यहां पर आया था वो आपका 15 और 56, और इसमें ये आपका 2219 भी जुटेगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को जनरली स्किप किया करो, लेकिन अगर टाइम बच गया है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 9 6 15, 5 और 1 6 और 1 7, और 5 और 2 7 और 8 15, 2 और 1 3 और 1 4 और ये 1। आंसर नहीं आया, ज्यादा आ गया। अच्छा अच्छा, देखो गलती हमने कर दिया है ना, ये चौथे साल का तो ये नहीं लेना है ना, चौथे साल का तो हम ये ले रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। देखो, हमें 3 ही साल का कंप्लीट 2700 वाला लेना है ना, तो 27 या 8100 मैं यहाँ लिखता हूँ। देखो 27 या 8100, उसमें इन दोनों का सम हमें लेना था जो कि 1556 था, और फिर आखिरी में ये वैल्यू लेना था हमें। ठीक है, चौथे साल में ये पूरा थोड़ी लेना है, वहां तो 2/4 ही लग रहा है, यानी कि आधा ही लग रहा है, तो ये 22 और 19 लेना था। अब ये 9 6 15, और 5 और 1 6 और 1 7, और 5 2 7 और 1 8, 8 2 10 और 1 11, तो 1187 के आसपास आएगा। 1187 के सबसे करीब है ऑप्शन थर्ड, तो 19 का तीसरा सही है, और बहुत कैलकुलेटिव निकला ये, लेकिन फाइनली हमने सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1900 है, इसे 12% के डिस्काउंट पर दिया जा रहा था, लेकिन मोल भाव करने पर वह क्रमिक छूट के लिए सहमत हो गया और अंत में उसने इतने पर बेचा। दूसरी बार उसने कितना छूट दिया, यानी कि पहली बार 12% तो दे ही रहा था, उसके बाद कितना डिस्काउंट दिया। तो आप बोलोगे कि भैया अगर 1900 रुपए था, इसमें अगर 12% डिस्काउंट दे डाला तो कितने में बेचा, तो आप बोलोगे 88% में बेचना चाहिए था उसको। ठीक है, तो ये मैं एसपी निकाल रहा हूं, पहले डिस्काउंट के बाद इतना एसपी होना चाहिए था। तो ये 20 से 20, यानी कि 19 अठे 152, बच गया 15, 19 अठे 52, 152, तो 5 और 2 7, 5 और 1 6, और ये 1, यानी कि 1678 रुपए में बेचना चाहिए था, लेकिन उसने बेचा कितने में भाई, 1538.24 में। अब बताओ कितना और डिस्काउंट दे दिया, माइनस कर लो, 10 में से 4 गया 6, फिर 9 में से 2 गया 7, फिर डेसिमल यहाँ बच गया आपका 7, 17 में से 8 गया 9, यहाँ बच गया 6,
तो 6 में से 3 गया तो 3, और ये 15 आपका 16 में से 15 गया 1, इतना का और डिस्काउंट दे दिया 1678 पे और गुना का 100। तो ये फाइनली कितना आएगा, इस डेसिमल से ये कैंसिल आउट हो गया, इसको बस मल्टीप्लाई कर लो। ये 10 तो आने से रहा और ये भी आने से रहा। अच्छा देखो, अगर ये अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है, अप्रोक्सीमेट कहीं लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। ये देखो मैंने 10 को क्यों काट दिया, क्योंकि 10 गुना का मतलब ये कितना है, इसका 10 गुना का मतलब यहाँ पे जीरो 16,000 समथिंग, तो 10 होगा नहीं और 10 से बड़ा भी नहीं हो सकता। जब 10 ही नहीं होगा, क्योंकि 10 गुना ही इसका 16,780 आ जा रहा है, लेकिन ऊपर वाला वैल्यू तो 13,000 के ही करीब है, तो 10 गुना से तो कम ही है। तो 10 नहीं होगा, ना ही उससे बड़ा, तो 8% होगा। ठीक, 8 का सबसे करीबी आंसर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 10 के ऊपर होने से रहा, तो 8 ही हमारे पास ऑप्शन बचता है, तो 20 का पहला आंसर सही है। दोस्तों पूरे 20 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं। आपने देखा होगा जैसे ये 10th लेवल का पेपर है, लेकिन कई सारे क्वेश्चन इसमें सीजीएल मेंस के क्वेश्चन को भी टक्कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जरूर से मैं चाहूंगा कि एसएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी देख लें, या फिर जो आपका एएआई एक जूनियर एग्जीक्यूटिव वाला आया है उसका भी सिलेबस लगभग एसएससी जैसा रहता है, वो लोग भी देख सकते हैं। अदरवाइज आईबी वाले तो कम से कम देख ही लें, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।